लास्ट वाली हम लोगों की जो क्लास है वो बीच में इंटरप्ट हो गई थी, ठीक है। रीज़न तो खैर तुम जानते ही हो, बीच में कोई इंसान आ गया था जिसने डिस्टर्ब कर दिया था। खैर आगे ये कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वाला जो हम लोगों की बातचीत चल रही थी उसमें हमने बेसिकली टर्नर सिंड्रोम से पहले जो आपका डाउन सिंड्रोम है इसके बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। अगर 46 क्रोमोसोम्स ना होकर अगर बॉडी के अंदर 47 क्रोमोसोम्स हो जाए तो उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके एक नेक्स्ट सिंड्रोम के बारे में जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो कि एबनॉर्मेलिटीज़ से अराइज होती है, लेकिन ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स में होती है ना। तुम ये जानते हो कि हम लोगों की बॉडी के अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेल है तो XY होगा, फीमेल है तो XX होगा। तो अगर उसी एक क्रोमोसोम में, उसी एक सेक्स क्रोमोसोम में अगर एबनॉर्मेलिटी अराइज हो जाए तो उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, हम लोग क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल लोगों के अंदर अगर फीमेल की बात करूँ, एक नॉर्मल फीमेल जो होती है उसके अंदर 44 क्या होते हैं, ऑटोक्रोमोसोम्स होते हैं, और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करते हैं, आप लोगों के XX वाले फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। अच्छा, तो ऐसे केस में अगर मान के चलो उसकी बॉडी के अंदर ये जो डबल X है, ये जिसको हमने उसको डबल X से रिप्रेजेंट किया है, अगर ये हम लोगों को, हम उसको डबल X से रिप्रेजेंट ना करें और डबल X से रिप्रेजेंट ना करके अगर हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ सिंगल X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में अगर किसी के अंदर, देखो हमारे रिप्रेजेंट करने से कुछ नहीं होता है ना, बात ये है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, ठीक है, बात इस पर है। तो अगर किसी की बॉडी के अंदर 44 प्लस X, ठीक है, 44 प्लस डबल X ना होकर 44 प्लस X होता है, तो उस पर्टिकुलर सिंड्रोम को हम लोग कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, वुमेन्स में होती है, ठीक है। अच्छा, ये आदमियों में नहीं होती क्योंकि XX क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बराबर। ऐसी वुमेन्स जिनके अंदर में ये टर्नर सिंड्रोम है, उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बताओ। तो देखो, ऐसी वुमेन्स जिन लोगों के इसमें ये टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है, ये स्टेराइल होती है। स्टेराइल का मतलब बेसिकली एक ऐसी वुमेन जिसकी बॉडी तो वुमेन जैसी है, बट जब बात आती है किस चीज़ की, रिप्रोडक्शन करने की, तो उसके खुद के रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या नहीं कर पाती है, आप लोगों की अच्छे तरीके से क्या नहीं कर पाती है, इसकी बॉडी बेबी की ग्रोथ के लिए तैयार नहीं होती है ना। तो अनेबल टू हैव चिल्ड्रन, जिनके बच्चे नहीं हो पाते वुमेन की वजह से, तो इन्हें हम लोग कहते हैं स्टेराइल। तो ये है आप लोगों का टर्नर सिंड्रोम, बराबर। तो पेपर में 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित, ठीक है, आप क्या उनमें ऑब्जर्वेशन हो सकती है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में क्या हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम बीमारी क्या है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वो पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए टर्नर सिंड्रोम बेसिकली एक सेक्स क्रोमोसोम के अंदर गड़बड़ी है, और ये एक ऐसी गड़बड़ी है जिस पर्टिकुलर गड़बड़ी की वजह से आप लोगों की बॉडी सर्टेन एबनॉर्मेलिटीज़ शो करती है। और टर्नर में 44 प्लस XX होने के बजाय 44 और कितना हो जाता है, प्लस X हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज़ आप लोगों का क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये सिंड्रोम क्या है, जैसे टर्नर सिंड्रोम वुमेन्स में होता है, वैसे ही आपका क्लिनफेल्टर जो सिंड्रोम है ये किस में पाया जाता है, आदमियों में पाया जाता है। और ये पर्टिकुलर एबनॉर्मेलिटी भी सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से ही होती है। मतलब आपके 2 सेक्स क्रोमोसोम्स वाली एबनॉर्मेलिटीज़ कौन सी हैं,
एक क्लिनफ्लेंटर और दूसरा है आपका टर्नर। क्लिनफ्लेंटर सिंड्रोम आदमियों में होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स में होता है। अगर मैं एक नॉर्मल आदमी की बात करूँ, अगर मैं एक नॉर्मल मेल की बात करूँ, तो नॉर्मल मेल के अंदर 44 ऑटोसोम्स होते हैं, राइट। उसके बॉडी में 44 ऑटोसोम्स होते हैं और उसकी बॉडी में एक सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसको हम लोग XY से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? XY से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर उसकी बॉडी में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी है तो ऐसे केस में क्लिनफ्लेंटर सिंड्रोम में उसकी बॉडी में यहाँ पे एक X और एक Y होने की बजाय वहाँ पे 2 X और एक Y आ जाता है। तो ऐसे पर्टिकुलर सिंड्रोम को हम लोग क्या कहते हैं? क्लिनफ्लेटर सिंड्रोम कहते हैं। और अगेन जो सेम सिम्टम्स आपके वुमेन्स में दिखते थे, यहाँ पर भी आदमियों में भी वही सेम सिम्टम्स दिखते हैं। ऐसे आदमी लोग स्टेराइल होते हैं सेक्सुअली, क्योंकि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की ठीक तरीके से वेल डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बेबी प्रोडक्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के 3 बहुत ही ज़्यादा फेमस बीमारियां थी, ठीक है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। और हमने ये जो ए कैटेगरी पढ़ी, ये ए कैटेगरी की बीमारियां क्यों थी? जब किसी क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी आ जाती थी, मतलब या तो क्रोमोसोम कम हो जाता था या तो क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता था, उसकी वजह से ये बीमारियां आई। अब हम लोग बी कैटेगरी पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम के जो जीन्स हैं, है ना, वो जीन्स म्यूटेट कर गए, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन का मतलब है चेंज हो गया। जैसे कोरोना वायरस, उसमें भी आपने सुना होगा कि फर्स्ट वेव था, सेकेंड वेव था, फिर थर्ड में ओम्रिकॉन नाम आया, है ना, जिसमें ये सुना कि अच्छा वही कोविड वायरस जो है वो म्यूटेट होके ओम्रिकॉन बन गया है। म्यूटेट का मतलब चेंज होना ना। तो अगर मान लेते हैं क्रोमोसोम बॉडी में है तो सही, बट वो चेंज हो गया है, नॉर्मल नहीं है, वो थोड़ा सा बदल गया है। हो सकता है उसकी शेप बदल जाए, हो सकता है उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ बदल जाए वगैरह वगैरह। तो उसके चेंज हो जाने की वजह से आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरे पास तो 46 क्रोमोसोम्स तो हैं, आपको लगेगा कि मेरे पास तो नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन उनकी कुछ उनमें चेंजेस आ गए होंगे उनके सेल्स के अंदर। तो ऐसे चेंजेस की वजह से भी बीमारियां होती हैं। और ऐसी बीमारियां जो म्यूटेशन की वजह से होती है जीन के अंदर, इन्हें हम लोग कहते हैं मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ से 1 लाइन की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है कि डिफाइन करिए मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है? डिफाइन पूछा जा सकता है, राइट। ओके, तो आखिर ये क्या है, कौन कौन सी बीमारियां हैं इस पर्टिकुलर मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स में? तो देखो बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे हैचिनसन्स डिसीज़ ये हो गई, टाइसैट्स डिसीज़ ये हो गई, गैलेक्टोसीमिया ये हो गया, फिनिक्लोरिनिरिया ये हो गया, सबसे फेमस सिकल सेल अनीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के मोनोजेनिक डिसीज़ के। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फलाना एग्जाम्पल्स हैं मोनोजेनिक के। क्या हम ये सारी डिटेल्स या सारी बीमारियां पढ़ेंगे? नो, हम सारी डिटेल्स या हम लोग सारी बीमारियां नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक बीमारियां पढ़नी है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक। तो वो स्पेसिफिक क्या है? तो पहली स्पेसिफिक बीमारी जो आप लोगों के बुक में दी गई है, दैट इज़ एल्बिनिज्म, है ना। अब देखो, ये जितनी भी बीमारियां हैं मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स में आती हैं, ये यूजुअली हेरिडिटरी होती हैं। मतलब ज़रूर उन लोगों के प्रीवियस मम्मी या पापा के ख़ानदान में कभी ना कभी किसी ना किसी को ये बीमारी रही होगी और ये बीमारी ट्रांसफ़र होते हुए आप तक पहुँची है, अगर आपको हुई है तो वैसे ही एल्बिनिज्म या फिर जो दूसरी बीमारियां हैं लाइक सिकल सेल अनीमिया जो हमारे सिलेबस में दी है, ये सारी बीमारियां क्या हैं आप लोगों की? जेनेटिक बीमारियां हैं। क्या नीचे और बीमारियों के बारे में भी दिया है, बट पहले इनको कवर कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी मेलानिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती। अब तुम्हें डाउट आएगा कि मैडम मेलानिन क्या होता है, तो चलो पहले अपन मेलानिन वाले टॉपिक पे बातचीत कर लेते हैं। मेलानिन बेसिकली एक केमिकल है,
ठीक है, बराबर। मेलानिन बेसिकली एक केमिकल है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है, केमिकल फाउंड इन आवर बॉडी। इस मेलानिन की वजह से होता क्या है, इस मेलानिन की वजह से हमारी स्किन का कलर या हमारी बॉडी का कलर काला रहता है, या फिर मैं कहूँ विटिश रहता है। ठीक है, अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छा ये बंदा तो थोड़ा डार्क है। यूजुअली हम लोग कैसे बोलते हैं कि वेस्ट इंडीज़ या अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के जो लोग होते हैं उनका डार्क कलर होता है बॉडी का, है ना। अच्छा, तो इनकी जो मेलानिन का प्रोडक्शन जिनकी बॉडी में ज़्यादा होता है उसकी वजह से इनकी स्किन क्या होती है, डार्क अपीयर होती है। अब जैसे मेरा कलर काला भी नहीं है, गोरा भी नहीं है, विटिश है, तो मतलब मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, ठीक ठीक क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा होगा, बराबर। ठीक है, कई लोग गोरे होते हैं तो उनकी बॉडी में मेलानिन कैसा होता होगा, थोड़ा कम प्रोड्यूस होता होगा। लेकिन एल्बिनिज्म ये एक ऐसी बीमारी है जिस केस में उनकी बॉडी के अंदर मेलानिन का जो क्या कहते हैं कंटेंट है वो बनता ही नहीं है। तो ऐसे केस में ये जो लोग होते हैं इनकी बॉडी के जो नॉर्मल पार्ट्स है जो कि ब्लैक दिखने चाहिए, जैसे कि हेयर, जैसे कि आईब्रोज, है ना, बराबर, जैसे कि हमारी आईलिड्स यानी कि पलकें पलकें हमारी काली होती हैं, ये सारी चीज़ें भी इनकी वाइटिश येलोइश, वाइट भी नहीं कहोगे, हल्की सी येलोइश दिखती है। और इनका जो चेहरा होता है, इनके चेहरे में भी आपको कई जगह क्या देखने को मिलते हैं, पैचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे वाइट 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 कलर के पैचेस। हमारे ट्यूशन में थी एक लड़की, करेंटली वो अभी है भी, ठीक है, उसको ये बीमारी है। तो ये बीमारी उनकी मम्मी को नहीं है, ये बीमारी उसकी बहन में भी नहीं है, ये बीमारी उसके भाई में भी नहीं है, ये बीमारी उसके पापा में है, तो ये बीमारी उनके पापा से उनको मिली है। ठीक है, और हो सकता है उनके पापा के ख़ानदान में भी किसी और को हो, बट दिस इज़ अ पर्टिकुलर डिसीज़। ठीक है, जिस डिसीज़ से इंसान की जो बॉडी है वो नॉर्मल वाइट कलर ना देख के एकदम गुलाबी गुलाबी सी हो जाती है, और थोड़े थोड़े जगह पे उनके धब्बे 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 वाइट कलर के पैचेस दिखने को लगते हैं। किसकी वजह से, इस मेलानिन नामक पिगमेंट के प्रोड्यूस होने के नहीं वजह से। ठीक है, तो मेलानिन क्या है, इज़ इट क्लियर? ओके। अच्छा, कई लोगों को ये लगता है कि मैडम हम काले हैं तो हम लोगों की बॉडी में मेलानिन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन क्या जो गोरे लोग होते हैं जिनका स्किन कलर क्या होता है, सफ़ेद होता है, क्या उन लोगों की बॉडी में मेलानिन नहीं होता? उनकी बॉडी में होता है, लेकिन वो कैसा होता है, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में होता है। नेक्स्ट बीमारी में हम लोग आते हैं, दैट इज़ सिकल सेल अनीमिया। यहाँ पे जो ये वर्ड है अनीमिया, ये वर्ड के आगे से आप फिलहाल के लिए जो वर्ड है सिकल सेल, इसको हटा दो। अगर आपने सामने से ये शब्द हटा दिया सिकल सेल, तो ये अनीमिया क्या है? अनीमिया इज़ बेसिकली अ डिसीज़ जहाँ पर हमारी बॉडी में डिफिशिएंसी हो जाती है। किसकी डिफिशिएंसी हो जाती है? आरबीसी की डिफिशिएंसी हो जाती है, या फिर हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग कहते हैं अनीमिया। अगर तुम अपनी बॉडी का एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाते हो, सीबीसी करवाते हो, तो तुम देखोगे कि उसमें आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी कितना है, आपकी बॉडी में आरबीसी कितना है, प्लेटलेट्स कितने हैं, ये सारी जानकारी वहाँ पे आपको लिखी हुई मिलेगी। डन। हो सकता है कि एक जो नॉर्मल रेंज होती है शायद 12 से लेकर 14 होती है वुमेंस के अंदर, तो आपका जो ब्लड है वो उस रेंज से थोड़ा सा कम हो, तो इसका मतलब क्या है, या ज़्यादा कम हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर इसी पिगमेंट, ठीक है, इसी पिगमेंट आरबीसी की क्या है, कमी है। ठीक है, तो ये नॉर्मल अनीमिया की बीमारी है। अगर आप प्रॉपर डाइट लोगे जो कि हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ करने का काम करेगी, लाइक बीट रूट, लाइक बीन्स, लाइक खजूर, तो ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी के अंदर ये अनीमिया का जो डिसीज़ है ये क्योर हो जाएगा। बट ये अगर इसी अनीमिया वर्ड के आगे मैं यहाँ पे सिकल सेल लगा दूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर दूँ, सिकल सेल वर्ड लगा दूँ, तो ये बीमारी एक हेरिडिटरी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है जो कि ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, जो कि आपके बॉडी के अंदर ठीक नहीं हो सकती। ओके, सिकल सेल अनीमिया में होता क्या है बताओ। सिकल सेल अनीमिया ये जो बीमारी है
इस सिकल सेल अनीमिया वाली बीमारी में दिक्कत ये होती है कि इस पर्टिकुलर बीमारी में आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर, है ना, आपकी बॉडी के अंदर में दिक्कत ये आ जाती है कि आपकी बॉडी क्या नहीं कर पाती, सफिशेंट अमाउंट में जो आरबीसी क्रिएट करना चाहिए वो आरबीसी क्रिएट नहीं होता है ना। और साथ ही साथ में कंटिन्यूसली आपकी बॉडी आरबीसी बनाती है और आरबीसी कंटिन्यूसली मरते भी जाते हैं, मतलब आरबीसी बन रहा है, आरबीसी मर रहा है, ठीक है, ये सारी दिक्कतें। अब देखो, अगर बॉडी में आरबीसी नहीं होगा तो इनडायरेक्टली खून की कमी, तो खून की कमी से जो जो बीमारियां हो सकती हैं वो सब तो होंगी ही होंगी। और तुम्हें ऐसा लगता है कि अपन इसको क्योर कर सकते हैं, तो ये क्योर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अगर इसको कुछ चीज़ें खाकर अपनी बॉडी में अगर आप हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ा भी लेते हो तो ये आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली बार बार खुद क्या कर देगी, उस पर्टिकुलर आरबीसी को मार देगी। तो इनडायरेक्टली आप जितना भी इंक्रीज करोगे वो अल्टीमेटली डिक्रीज तो होना ही होना है। ये भी एक मुसीबत है हम लोगों के लिए, है ना। अच्छा, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो हम इनहेल करके हमारे लंग्स में लेकर जाते हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन होता है, वहाँ से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में एक एक सेल तक पहुँचाने में काम किसका प्ले होता है, कौन करता है काम? हीमोग्लोबिन करता है। अगर बॉडी में आरबीसी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रैवल कौन करवाएगा, है ना। और अगर ऑक्सीजन ट्रैवल नहीं होगा आपकी बॉडी में सफिशेंट क्या कहते हैं कॉर्नर्स तक, अलग अलग सेल्स तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की वजह की कमी से भी अलग 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 बीमारियां होंगी। खैर, तो ये तो हमने जनरल बातचीत कर ली कि आखिर सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, बताया है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी, बहुत कम। और मैं बता दूँ, ऑक्सीजन की कमी से अगर मान लेते हैं बॉडी में अचानक से ऑक्सीजन की कमी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कमी से इंसान की डेथ भी हो सकती है, उसके कई बॉडी पार्ट, उसका ब्रेन कोमा में तक जा सकता है। तो इनकी जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी है ये क्या होती है, आप लोगों की कम होती है ना। खैर, और क्या है इसमें मैडम, लेकिन आखिर ये सिकल सेल अनीमिया होता क्यों? तो देखो, बताया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है क्या, कि जो नॉर्मल लोगों के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, अगर हम उस हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़े, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में उनका जो स्ट्रक्चर में जो छठवां अमीनो एसिड होता है, वो छठवें अमीनो एसिड का नाम होता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल लोगों की बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, उस पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन में जो छठवां अमीनो एसिड होता है। अब तुम्हें ये डाउट आएगा कि मैडम ये अमीनो एसिड्स क्या है, तो बेसिकली अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हैं जिनके बारे में आप डिटेल में 10th के बाद 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो ये जो छठवां अमीनो एसिड होता है ये नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन अगर मान लेते हैं इस ग्लूटामिक एसिड के बदले मान के चलो किसी वजह से वेलाइन नामक के केमिकल आ जाए, तो वेलाइन नामक केमिकल के आने की वजह से हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। तुम खुद सोचो, CO2 हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्या अंतर है दोनों में? सिर्फ एक ऑक्सीजन का ही तो अंतर है, हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक ऑक्सीजन के अंतर की वजह से हुआ क्या, हुआ ये कि उस एक ऑक्सीजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली अलग है एज कंपेयर टू आपके कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। जिस तरीके से हम एयर में रहते हैं, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हमारी बॉडी इनहेल करती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी बॉडी यही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करने लगे, आप लोगों का इनहेल करने लगे, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, एकदम खतरनाक लेवल से हमारे अंदर बीमारियां शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है, ब्रेन हैमरेज वगैरह भी हो सकता है। सोचो, सिर्फ एक ऑक्सीजन की वजह से।
तो अगर आप हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में छठवें अमीनो एसिड के में अगर ग्लूटामिक एसिड को हटाकर आप अगर वेलाइन लगा देते हो, तो वेलाइन के लगने की वजह से, ठीक है, आप वेलाइन के लगने की वजह से क्या हो जाता है, सिकल सेल अनीमिया होता है ना, बराबर। तो इसके वेलाइन की लगने की वजह से जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता, नॉर्मल जो आरबीसी होती है ना, इस नॉर्मल क्या कहते हैं आरबीसी का जो शेप होता, ये कैसा होता, बाइकॉन्केव होता। आरबीसी का ही दूसरा नाम होता है रिथ्रोसाइट्स, ठीक है, आरबीसी का ही दूसरा नाम होता है रिथ्रोसाइट्स, ध्यान रखना, आरबीसी का ही दूसरा नाम होता है रिथ्रोसाइट्स। तो इनकी जो नॉर्मल शेप होती, वो नॉर्मल शेप क्या होती, आप लोगों की बाइकॉन्केव होती, और ये नॉर्मल शेप बाइकॉन्केव ना होकर क्या हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। और बस इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिकल सेल अनीमिया। ये पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों ये पैराग्राफ इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से आपको पहले तो क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, ध्यान से सुनना। पहले तो ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ आरबीसी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अदर नेम ऑफ आरबीसी इज आपका रिथ्रोसाइट्स। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी, तो आपको पता होना चाहिए बाइकॉन्केव। तीसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है व्हाट विल हैपन इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया हैव क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर या फिर लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। चौथा चीज़ आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि हाउ सिकल सेल अनीमिया इज कॉज्ड, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि इन हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर इफ सिक्स्थ अमीनो एसिड ब्रैकेट में ग्लूटामिक एसिड is replaced by valine, then in such cases sickle cell anemia is caused, ठीक है, बराबर। अच्छा, और जैसे कि मैंने बताया कि इस सिचुएशन में होता ये है कि बॉडी के अंदर नो डाउट आरबीसी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये खुद का खुद ही डिस्ट्रक्शन कर लेती है, ठीक है, खुद का खुद ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब आरबीसी खुद मरती रहती है, आरबीसी डाई हो जाती है। तो यही चीज़ आपको देखो यहाँ पे लिख के भी दी गई है कि इस कंडीशन में क्लम्पिंग हो जाती है और अपने आप आपके रिथ्रोसाइट्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी आरबीसी बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है, कभी ऑक्सीजन प्रॉपर जगह तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, तो आपके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सब पे बुरा असर पड़ता है। और जैसे एल्बिनिज्म था वैसे ही आपका सिकल सेल अनीमिया भी एक क्या है, हेरिडिटरी क्या है, डिसीज़ है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये आखिर होती क्यों है, तो देखो जब एक लेडी कंसीव करती है, ठीक है, बराबर, जब एक लेडी कंसीव करती है, जब आप लोग प्रॉपर तरीके से सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आप 10th क्लास में या तो पढ़ चुके होगे, है ना, या तो पढ़ोगे, तो ये जो कंसीव जब वो करती है तो उस दौरान, ठीक है, उस दौरान में जब उनके फादर और मदर इन दोनों के जो सेक्स सेल जो कंबाइन होकर जब जाइगोट बनाता है ना, बराबर, तो उसके अनफर्टिलाइज एग जो रहता है उस दौरान ये क्या होता है, गड़बड़ी होने की वजह से ये हो जाता है। क्या कर सकते हैं फिर, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर दो व्यक्ति हैं जो आपस में शादी करना चाह रहे हैं और अगर उन दोनों को सिकल सेल अनीमिया है, तो उन लोगों को, ये सिकल सेल अनीमिया वाले व्यक्तियों को आपस में शादी, सेम दोनों को अगर सिकल सेल अनीमिया है तो शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे 100% चांसेस रहते हैं कि जो बेबी होगा उसको भी सिकल सेल अनीमिया होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैरिज बिटवीन द पर्सन्स हु आर द कैरियर और सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया शुड बी अवॉइडेड। ये क्वेश्चन गिव रीज़न के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे अपना आंसर क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये क्या कि इफ़ द फादर एंड मदर इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया, तो उसकी वजह से बच्चों को भी होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए उनको शादी क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, या फिर उनको अपना खुद का बेबी, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। फिर बाकी तुम्हें कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं नीचे के पैराग्राफ में कि इससे हाथ पाँव फूल जाते हैं, स्वेलिंग का मतलब फूलना होता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं अलग अलग हमारी बॉडी पार्ट्स के, वहाँ दर्द होता है, ठंडी लगने लगती है, कफ होता है, हमेशा बुखार रहता है,
चेहरा डल डल सा लगता है, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम हो जाता है। सो ये अगेन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके सिम्टम्स को लेकर। ठीक है, अब देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं सिकल सेल अनीमिया वाले। एक होते हैं कैरियर, कैरियर मतलब जिनसे शुरुआत हुई, ठीक है, जिनके पास ओरिजिनली डिफेक्ट था। और दूसरे वो होते हैं कि जिनके अंदर सिकल सेल अनीमिया किसी और की वजह से आ गया, बराबर, जिनके मतलब मान लेते फादर और मदर की वजह से उनकी बॉडी में आ गया, हेरिडिटरी ट्रांसफ़र हुआ। तो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैरियर AS जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है सफरर, ठीक है, जिसको हम SS से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है आपको, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोगों को ये इमेज दी है कि जो नॉर्मल RBC होती है वो देखो उसकी ऐसी शेप होती है, और अगर मान लेते हैं कोई बीमार है जिसको सिकल सेल अनीमिया की बीमारी है तो उसकी सिकल सेल वाली रहती है इस तरीके की RBC, चांद वाले शेप की, चांद के जैसे दिखने लगती है वो। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक चार्ट दिया हुआ है कि देखो मान लेते हैं आदमी है जो कि नॉर्मल है, AA का मतलब है नॉर्मल, AS का मतलब है कैरियर, जिसने ओरिजिनली सिकल सेल एनीमिया जिसकी बॉडी में कैरी हो रहा है, और SS का मतलब है सफरर, जो किसी की वजह से बेचारे को हो गया है। तो अगर मान लेते हैं दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर हेल्दी हैं, दोनों में से किसी को भी अगर सिकल सेल अनीमिया लेट से नहीं है, तो ऐसे में जो बेबी होगा, प्रोजेनी मतलब आप बेबी, वो बेबी भी नॉर्मल होगा अगर पेरेंट्स भी नॉर्मल है तो, और अगर उनके खानदान में भी किसी को ये बीमारी नहीं रही होगी तो। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं आदमी नॉर्मल हो या फिर आदमी कैरियर हो, और अगर उसके साथ वुमन नॉर्मल हो या फिर वुमन कैरियर हो, मतलब बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि दोनों में से कोई एक अगर कैरियर है तो इसमें 50-50 चांसेस होते हैं। किस चीज़ के 50-50 चांसेस होते हैं? कि आप लोगों के जो बेबीज़ होंगे वो हो भी सकता है सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, अगर एक पेरेंट नॉर्मल है, ठीक है, और दूसरा पेरेंट कैरियर है तो ऐसे केस में नॉर्मल है होगा कि बच्चा हो भी सकता है सिकल सेल अनीमिया वाला हो, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं एक पेरेंट नॉर्मल है और जो दूसरा पेरेंट है वो पेरेंट सफरर है, तो ऐसे केस में 100% चांसेस हैं बच्चा चाहे कैसा भी हो हमेशा उसको सिकल सेल अनीमिया होगा ही होगा। मतलब अगर एक पेरेंट नॉर्मल है और एक पेरेंट अगर कैरियर है तो ऐसे केस में चांसेस होंगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर एक पेरेंट नॉर्मल है और दूसरा पेरेंट अगर क्या है उस चीज़ का सफरर है, तो ऐसे केस में ये बात एकदम कंफर्म है कि वहाँ पर जो सिकल सेल अनीमिया है वो आपका होगा ही होगा बेबी को। चलिए चौथी पॉसिबिलिटीज़ में आते हैं। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? AS मतलब पेरेंट दोनों के दोनों कैरियर है ना। अच्छा, बराबर। कैरियर का मतलब उसके अंदर डिसीज़ के कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, मतलब उसको वो बीमारी हुई नहीं है, बट हाँ उसको ये हो सकती है, हो सकती थी, क्योंकि उसके किसी खानदान में किसी को रही होगी बट उसको हुई नहीं है। ठीक है, कैरियर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको डिसीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिसीज़ होने के चांसेस थे बट उसको हुई नहीं है, उसको कोई फिजिकल सिम्टम्स दिख नहीं रहा है। तो अगर दोनों के दोनों मदर फादर कैरियर है, दोनों के दोनों मदर फादर कैरियर है, तो अगर मान लेते 4 बच्चे होते हैं तो 4 में से एक बच्चा नॉर्मल होगा, एक बच्चा सफरर होगा, और बाकी के 2 बच्चे यानी कि 50% आपके जो बच्चे रहेंगे वो कैरियर्स रहेंगे। अगर मान लेते हैं केस ऐसा है कि एक पेरेंट कैरियर है और एक पेरेंट सफरर है, ठीक है, तो 50% प्रोजेनी कैरियर होगी, मतलब जितने भी बच्चे होंगे उसमें आधे चांसेस कैरियर होने के होंगे, आधे चांसेस उसके सफरर होने के होंगे, दोनों में से कोई एक होगा। और अगर मान लेते हैं कि दोनों के दोनों पेरेंट सफरर हैं, तो ऐसे केस में जो बेबी होगा वो सारे के सारे बेबीज़ भी क्या होंगे? 100% सफरर ही होंगे। ठीक है, 100% क्या होंगे? सफरर ही होंगे। ठीक है, बस ख़त्म। तो पेपर में क्या ये चार्ट हमको आ सकता है?
देखो अगर स्कूल में अलग से टीचर ने चार्ट आपको बनवाया है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो डेफिनेटली आ सकता है, नहीं तो फिर एक्चुअली में आप लोगों को, अगर मैं स्कूल में होती तो मैं ये चार्ट फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे दे देती कि अगर ए एक नॉर्मल पेरेंट है और एस एक कैरियर है तो बताओ कि जो प्रोजिनी होगी उसके क्या क्या चांसेस होंगे। तो आपको ये सारे के सारे रिजल्ट्स याद करने पड़ते हैं। लेकिन लेट्स से अगर मुझे कोई चूज करने को बोले कि मैडम आप इन सारे रिजल्ट्स में से कौन सा रिजल्ट एग्जाम में दोगे, तो देखो एक ये वाला रिजल्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स सफरर रहे तब क्या होगा, तो ऑल प्रोजिनी विल बी सफरर। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी सिचुएशन होगी जब सारे के सारे बच्चे सफरर होंगे, तो हमें आंसर में लिखना पड़ेगा व्हेन बोथ द पेरेंट्स वाज सफरर। ठीक है, एक केस में ये भी पूछ सकती हूँ कि ऐसा कौन सा केस है जब बच्चे 50% सफरर होंगे और 50% कैरियर होंगे, तो इसका आंसर ये होगा कि अगर एक पेरेंट कैरियर है और एक पेरेंट अगर सफरर है तो सफरर और कैरियर होने के 50-50% चांसेस हैं। ठीक है, और सारे के सारे बच्चे ही कैरियर होंगे। इस चीज़ के चांसेस कब होंगे कि अगर एक पेरेंट नॉर्मल है और दूसरा पेरेंट अगर सफरर है तो सारे बच्चे क्या होंगे, कैरियर होंगे। ये भी मैं एक पूछ सकती थी, है ना। तो ये 3 केसेस मेरे हिसाब से मैं इम्पॉर्टेंट में रखती। ठीक है, और अगर दोनों ही पेरेंट्स नॉर्मल है और उनके खानदान में किसी को भी ये सिकल सेल अनीमिया वाली बीमारी नहीं है तो आगे फ्यूचर में इस तरीके की बीमारी होने के चांसेस आपके इसमें भी कैसे होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। ठीक है, उसके अलावा ये बताया गया है कि आपको सिकल सेल अनीमिया है या नहीं है इस चीज़ का पता कैसे लगाएंगे। तो उन्होंने बताया है कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उन सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सॉल्युबिलिटी टेस्ट नामक एक टेस्ट को रखा गया है। इस पर्टिकुलर टेस्ट से आप काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमें सिकल सेल अनीमिया है कि नहीं है। लेकिन अगर आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है कि आपको एकदम 100% श्योर होना है तो आपको इलेक्ट्रोफोरोसिस जैसा एक टेस्ट होता है वो आपको परफॉर्म करना होता है, जिससे ये पता चलता है कि बंदे को सिकल सेल अनीमिया है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये जो सिकल सेल अनीमिया की जो ये बीमारी है ये बढ़ती इन द सेंस ऑब्वियस है कि 2 लोग शादी करेंगे, उनमें से किसी एक को सिकल सेल अनीमिया होगा, रिप्रोडक्शन के वाया बेबी होगा एंड फर्दर उस बेबी के अंदर में भी सिकल सेल अनीमिया के कैरियर होने के चांसेस होंगे। तो ऐसा किया क्या जाए, क्योंकि इस डिसीज़ के स्प्रेड होने का मतलब पूछा जा सकता है यहाँ से हाउ दिस डिसीज इज स्प्रेड। जैसे कल को मान लेते किसी ने पूछ लिया फलानी बीमारी कैसे फैलती है, हम बोलते हैं गंदा पानी पीने से, हवा से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, बट ये वाली जो बीमारी होती है ये फैलती है रिप्रोडक्शन से। तो इसका एक ही ऑप्शन हो सकता है कि ये बीमारी ना फैले कि बिफोर मैरिज यू शुड चेक द ब्लड ग्रुप्स ऑफ ईच अदर। आपको अपने ब्लड के टेस्ट करवाने चाहिए। अगर उसमें मान लेते हैं कोई कैरियर निकल जाता है तो सफरर निकल जाता है, तो एक कैरियर या एक सफरर को दूसरे कैरियर या दूसरे सफरर से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं किस चीज़ के कि जो बेबी होगा उसके अंदर में भी सिकल सेल अनीमिया होगा। ठीक है, उसके अंदर में भी सिकल सेल अनीमिया होगा। उसके अलावा ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति सिकल सेल अनीमिया से ग्रसित है तो उसको रोज़ टैबलेट लेनी चाहिए, किसकी, फॉलिक एसिड की। ठीक है, उनको रोज क्या लेनी चाहिए, टैबलेट लेनी चाहिए फॉलिक एसिड की। अब ये फॉलिक एसिड क्या होता है, ये किस काम में आता है, तो देखो फॉलिक एसिड बेसिकली आप लोगों का एक ऐसा एसिड है जो कि आपकी बॉडी में आरबीसी को फॉर्म करने में हेल्प करता है ना। ये क्या करता है, आप लोगों के आरबीसी को फॉर्म करने में हेल्प करता है। और सिकल सेल अनीमिया की तो दिक्कत ही यही है कि आरबीसी बनती है और मर जाती है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं। जैसे कि इससे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाउ यू कैन, नहीं, या फिर ऐसा लिखना चाहिए व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बाय अ पर्सन। एक पर्सन को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल। ठीक है, जो कि किससे सफ़र कर रहा है, सिकल सेल से सफ़र कर रहा है, उसको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। डन, ये चीज़ तो बताना पड़ेगा कि उनको आपस में शादी अवॉइड करनी चाहिए या फिर उनको फॉलिक एसिड की डेली
टैबलेट लेनी चाहिए। तो ये हमने टोटल 2 कैटेगरीज पढ़ ली, पहला कि कुछ म्यूटेशन आ गया और दूसरा कि कुछ नंबर इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो गए। अब देखो तीसरी कैटेगरी यहाँ पे ये है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, है ना, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में कुछ गड़बड़ी हो गई है और उसकी वजह से कुछ बीमारियां हो रही हैं। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक मदर की वजह से ही हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि फादर में बीमारी थी इसीलिए बच्चे में आ गई। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर सिर्फ और सिर्फ मदर की वजह से हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको ट्रू और फॉल्स के लिए आ सकता है। और इस पर्टिकुलर बीमारी का एक बहुत ही अजीब सा नाम दिया है, लीबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। पेपर में एक क्वेश्चन आपको अगेन पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर का नाम बताइए। तो यूजुअली क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर का जो पैराग्राफ है ये इतना छोटा सा, इतना छुपा हुआ रहता है कि हमारी आंखों से ये चीज़ ओझल हो जाती है, हम ध्यान नहीं देते कि अरे छोड़ो ना, डन। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्या हो सकता है ना, आपको 1 मार्क का क्वेश्चन बाकी रह सकता है। ठीक है, ये बताइए इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसको इग्नोर मत करना। अगर मेरे को पेपर सेट करना होता मैं ऊपर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं देती, मैं इसी को क्वेश्चन देती, क्योंकि इसमें मेरे को मैक्सिमम चांसेस रहते कि आपको ये नहीं पता होगा। लेकिन इस बीमारी में होता क्या है, खैर वो आपके सिलेबस में बताया नहीं है, लेकिन ये बीमारी के बारे में मैं जानती हूँ। ये बीमारी मेरी फ्रेंड की बहन को थी और उनके ख़ानदान में किसी और को खैर थी, शायद उनकी मौसी को थी। तो देखो इसमें होता क्या है कि विद एज जो आँखों की रोशनी है वो जाती रहती है। ठीक है, आई साइटनेस चली जाती है धीरे 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 धीरे। मतलब पहले आपको ब्लर दिखता है, फिर आपको और ब्लर दिखता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आपको कंप्लीटली क्या हो जाता है, आपका गायब हो जाता है। ठीक है, मतलब बचपन से वो बच्चे मतलब अंधे नहीं होते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, ठीक है, ये क्या होता है, ख़त्म हो जाता है ना। खैर नेक्स्ट में आपको डी केस दिया है, डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन इन मल्टीपल जीन्स। जैसे मोनोजेनिक डिसऑर्डर का मतलब क्या था, किसी एक पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन हुआ, और पॉलीजेनिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में जो मल्टीपल जीन्स हैं उन मल्टीपल जीन्स में, ठीक है, हाँ अगले साल तक है, जो आपके पास मल्टीपल जीन्स होते हैं उन मल्टीपल जीन्स में क्या बहुत सारे जीन्स में डिसऑर्डर होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इस बीमारी के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, कंस्ट्रिक्टेड स्टमक, स्पाइना बिफिडा, इसमें इसका बताया है कि एक स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी है, एक्सेट्रा, है ना। इसके अलावा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ओबिसिटी, ये भी पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन इसमें चांसेस कम होते हैं, हेरिडिटी के चांसेस आर लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चांसेस नेग्लिजिबल हैं, ठीक है, यानी कि अगर एक मान लेते हैं पेरेंट है और उसको कोई पॉलीजेनिक बीमारी है तो 100% श्योर हम नहीं रहते। जैसे सिकल सेल एनीमिया में हम 100% श्योर है कि भाई अगर पेरेंट में किसी कोई बीमारी है तो बच्चे तक तो जाएगी ही जाएगी, बट इसमें हम लोग ऐसा नहीं है, हो सकता है जाए या हो सकता है ना भी जाए। ठीक है, तो मेंडल प्रिंसिपल को ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। तो ये जो पॉइंट है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है यहाँ से, क्योंकि अगेन आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। क्योंकि आपने अभी जितनी भी ऊपर बीमारियाँ पढ़ी, आपने सिंगल म्यूटेशन मोनोजेनिक, आपने सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से, मतलब क्रोमोसोम कम ज़्यादा होने की वजह से वो वाली बीमारी, माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन उसकी वजह से बीमारी, ये तीनों की तीनों हेरिडिटरी हैं। बट ये बीमारी जो होती है, ये बीमारी आप लोगों की 100% हेरिडिटरी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ये बीमारी होती क्यों है, सेवरल रीजंस हो सकते हैं। किसी इंसान को बीपी क्यों हो सकता है, भाई मोटापा बहुत ज़्यादा होगा, है ना, एक्सरसाइज नहीं करता होगा, बॉडी में फैट्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा होगा, है ना, तो उसके सेवरल रीजंस हो सकते हैं। बट हेरिडिटरी रीजंस इसके क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफाइन पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स, तो आप बताएंगे डिसऑर्डर्स अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन इन मोर देन वन जीन आर नोन एज आप लोगों का पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव टू एग्जाम्पल्स, तो यहाँ से आपको पता होने चाहिए
इतने सारे एग्जाम्पल्स है, कोई भी आप इसमें दो, याद रख सकते हो। तो ये हमने एंटायर चैप्टर में जितनी भी हमारी हेरिडिटरी डिसीज थी इनको हम लोगों ने क्या किया, कवर किया। ये जेनेटिक डिसऑर्डर से लेकर हमारा जो ये नीचे का पूरा पेज है ये हमारा कवर हो चुका है। हाँ, ये ऑलवेज रिमेंबर आपके पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी इमेजेस पता है हमको तब भी दिखाई जाती है जब हम कोई मूवी देखते हैं। मूवी का जब स्टार्टिंग होती है, जो एड वगैरह आता है, उस वक्त भी दिखाया जाता है कि किसी भी प्रकार का टोबैको कंजम्पशन, ध्यान रखना किसी भी प्रकार का, क्योंकि उस टोबैको में क्या होता है, निकोटीन होता है। तो ये जो निकोटीन होता है ये हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। हमारी बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं, आप लोग आगे पढ़ोगे या फिर पढ़ चुके होंगे कि हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं। उनमें से आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ड होने लगती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारा बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता है। तो अलग अलग बीमारी जैसे आर्टियोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरटेंशन ये सब होता है। और टोबैको में और भी बहुत सारी बेकार बेकार चीज़ें होती हैं, उसमें से बहुत गलत गलत गैसेस रिलीज होती हैं। फिर वही पर्टिकुलर गैसेस हम लोग इनहेल करते हैं और यही पर्टिकुलर गैसेस जब हमारी बॉडी में जाती हैं, जमा हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप किचन में खाना बनाते हो तो जो धुआं निकलता है, अगर हमारे किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो तुम देखना जो किचन का जो गैस होता है उसके पीछे की जो दीवार होती है उस पर काला काला जम जाता है, या फिर जो खिड़कियाँ होती हैं वो स्टिकी स्टिकी हो जाती हैं, उस पर भी देखना काला काला जम जाता है। तो यही जब कोई स्मोक करने वाला व्यक्ति इस तरीके से गैसेस जब उसकी बॉडी में वो इनहेल करता है तो उसके लंग्स में यही सारी चीज़ें इसी टाइप से क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं, जो कि कैंसर होने का एक मुख्य कारण है। डन। देखना उसके पीछे लिखा रहता है कि स्मोकिंग या टोबैको इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ, फिर भी लोग खरीदते हैं। हम सोचते हैं कि क्यों खरीदते हैं, बस पता नहीं, उनसे ही पूछो भाई। लेकिन हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट क्यों बनाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद इसके प्रोडक्शन में हज़ारों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होता है। अब वो अपनी फॉर्मेलिटी कैसे निभा देती है, पीछे लिख कर कि इट इज़ क्या कहते हैं, इंजीरियस टू हेल्थ। वो हमें सोचना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ कितनी गलत है कि हमको इसको नहीं करना चाहिए। खैर, तो यहाँ पे हम लोगों का एक मुख्य पार्ट इस चैप्टर का समाप्त होता है। हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड देखो तुम्हारी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको ब्रीफ नोट लिखना है डाउन सिंड्रोम के बारे में, मोनोजेनिक डिसऑर्डर के बारे में, सिकल सेल अनीमिया, उसका सिम्टम्स, उसका ट्रीटमेंट तो देखो ये है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है सिकल सेल अनीमिया के ट्रीटमेंट का, कि एक पेशेंट को क्या लेनी चाहिए, डेली फॉलिक एसिड की टैबलेट्स। 1 मार्क के लिए अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉलिक एसिड की क्या कहते हैं ट्रीटमेंट किसके लिए ली जाती है। फिर पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन दी ब्लैंक्स। 44+X है तो टर्नर सिंड्रोम, 44+XXY है तो उसे क्या कहेंगे। तो वो जो स्पेलिंग थी ना आप लोगों की पूरी क्लिनिस्टर सिंड्रोम जो भी था वो यहाँ पे उसका आंसर आएगा। वुमेन्स में टर्नर सिंड्रोम होता है, मैन में क्या होता है, वही आपका क्लिनफिल्स्टर जो भी नाम है उस वो वाला सिंड्रोम। तो देखो ये ए क्वेश्चन और सी क्वेश्चन हमारा हो भी गया है ना। उसके अलावा ये लिखा है यहाँ पर आप लोगों के इसमें, ये गिव रीज़न आज के टॉपिक से, कि अगर कोई एक व्यक्ति मान के चलते हैं किसी भी प्रकार की हेरिडिटरी बीमारी से जूझ रहा है, तो क्या उस बंदे को कभी भी शादी ही नहीं करनी चाहिए क्या उसको हमेशा अकेला रहना चाहिए। रीज़न, क्योंकि अगर वो शादी करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तो जो बेबी होगा उस बेबी के अंदर भी वो बीमारी ट्रैवल होगी, मतलब उसकी वजह से एक दुनिया के नए व्यक्ति को वो क्या होगी, बीमारी मिल जाएगी। तो ये गिव रीज़न के फॉर्म में पूछा जा रहा है कि क्या ये चीज़ सही है, तो नहीं, नो इट इज़ नॉट राइट, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि कम्युनिकेबल है, मतलब साथ में आप उठ रहे हो बैठ रहे हो तो फैल रही है। इन बीमारी का एक ही रीज़न हो सकता है, वो ये हो सकता है रिप्रोडक्शन। अगर वो व्यक्ति रिप्रोडक्शन अवॉइड करे तो उससे होने वाला जो बेबी है उसके अंदर ये बीमारी नहीं जाएगी, वो बेबी अडॉप्ट कर सकता है या फिर कोई दूसरे तरीके वो यूज़ कर सकता है। बट उसको कम्प्लीटली सोसाइटी से अलग कर देना वो गलत है कि तुम एक बंद कमरे में रहो, क्योंकि ये बीमारी आप लोगों की जेनेटिक डिसऑर्डर कम्युनिकेबल नहीं होता, ये एक दूसरे को छूने वगैरह से नहीं फैलता। ठीक है, इसका प्रॉपर तरीके से आंसर
या तो आपके स्कूल टीचर्स ने लिखवा दिया होगा, तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग में वो आंसर आपको अपने स्कूल टीचर के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। फिर ये आपको कंप्लीट द ट्री डायग्राम बोल रहा है, तो ये तो भाई ये बहुत प्यारा डायग्राम है। वो जो अपन ने हेडिंग्स पढ़ी थी ना, ए हेडिंग, बी हेडिंग, सी हेडिंग, डी हेडिंग, मोनोजेनिक डिसऑर्डर, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, उन चारों हेडिंग्स को आपको यहाँ पे लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैच द पेयर करना है कि कौन सी बीमारी किस वजह से होती है, ठीक है। तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा डायबिटीज़ आप लोगों का एक पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है, ठीक है। किसकी वजह से? पॉलीजेनिक। और ऑलरेडी वो जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है उसमें मैं ये बता चुकी हूँ, जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है तो उसकी बॉडी में जो शुगर लेवल होता है वो कंट्रोल्ड फॉर्म में नहीं रह पाता, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है। तो इसका फिर इस तरफ से करेक्ट मैच द पेयर कौन सा है? ये वाला, ठीक है, ओके। 44 + XXY ये बेसिकली आप लोगों का क्लिनफ्लेंटर सिंड्रोम है, जो कि आदमियों में होता है और इसकी वजह से मैन क्या हो जाते हैं? स्टेराइल हो जाते हैं। तो एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। फिर बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है? अच्छा, यहाँ पे 44 होना चाहिए, बुक का एरर है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? ये बीमारियाँ वुमेन्स में पाई जाती हैं। इसमें 2 X होने के बजाय एक ही X होता है, और इन बीमारियों से जूझने वाली जो औरतें होती हैं वो क्या होती हैं? स्टेराइल होती हैं। तो देखो टर्नर सिंड्रोम भी हमारा हो गया। फिर है लीबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये इकलौता एग्जाम्पल था हम लोगों की वो माइटोकॉन्ड्रिया वाली डिसीज़ का। सो ऑब्वियस है कि इसका आंसर होगा ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है ना। इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। हाँ, अब ये पूछा जाएगा कि बीमारी से होता क्या है। तो जब बेबी पेट में बन रहा होता है, जो उसकी इनिशियल स्टेज होती है जाइगोट वाली, उस दौरान वुमन सेल्स की वजह से कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो ये बीमारी होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का, एल्बिनिज्म। तो एल्बिनिज्म यानी कि वो पूरा हम लोग सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगते हैं। तो ये एक प्रकार का आप लोगों का क्या है? एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेल स्किन आपको देखने को मिलती है। ये एक मोनोजेनिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये हमारा मैच द पेयर कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 से आप लोगों को ये ई वाला क्वेश्चन इस पर्टिकुलर डिस्कशन पे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी मार्क करवा चुकी हूँ, क्योंकि अगर आप एग्जामिन नहीं करोगे और किसी मान लेते हैं संबंधित व्यक्ति को कोई हेरिडिटरी डिसीज़ है, तो वो हेरिडिटरी डिसीज़ बच्चे में ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ब्लड टेस्ट करवाना क्या है? बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे फ़िलहाल इस डिस्कशन को अभी हम रोकते हैं। मैंने देखो ये जो बीच वाला सेक्शन था ग्रेगोर मेंडल वाला, ठीक है, ये नहीं पढ़ाया था। मैंने डायरेक्टली आरएनए के बाद वो डिसीज़ वाला सेक्शन स्टार्ट किया। तो अब हम लोग मेंडल्स के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, मेंडल की पढ़ाई करेंगे। डन।